Legal learners, this is me Samra Khan and I welcome you all to our YouTube channel MLS The Toppers Factory, जिसमें आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लैंडमार्क जजमेंट पार्ट 8, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे लैंडमार्क जजमेंट ऑन टॉर्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट लॉ. सो आवर फर्स्ट केस इज रेलैंड वर्सेस फ्लेचर. इसमें स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के प्रिंसिपल को इस्टेब्लिश किया गया था. तो इसको समझते हैं सबसे पहले एक इलस्ट्रेशन से. सब आगे बढ़ने से पहले वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू अनाउंस कि यकीन 1.0 MLS का बैच स्टार्ट होने वाला है 5 नवंबर 2024 से, जिसको रजिस्ट्रेशन करने का लास्ट डे 1 नवंबर 2024 है. और इसकी फी 12,000 थी, लेकिन दिवाली स्पेशल ऑफर की वजह से ये 6,000 में अवेलेबल है. तो जो भी कोई इंटरेस्टेड है वो व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे. साथ ही साथ हमारा दूसरा शिखर 1.0 इज ऑल्सो अवेलेबल, जो कि एक ऑफलाइन बैच है, स्टार्ट होने वाला है 15 नवंबर से, जिसमें सिर्फ 20 स्टूडेंट्स को लिया जाएगा. तो जो भी कोई इंटरेस्टेड है वो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. एक इंसान है, उसका पेट है, ये एक इंसान है, इसका पेट एक स्नेक है, सांप है, इसने पाल रखा है. तो ये जो स्नेक है वो जाकर के किसी भी अदर पर्सन को, उसके नेबर में किसी को जाके बाइट कर लेता है. तो लायबिलिटी किसकी आएगी? बी जो है, जो इंसान, जिस इंसान को स्नेक ने बाइट किया, वो किस पे केस फाइल करेगा? वो ए पे फाइल करेगा ना. तो यही चीज है, लायबिलिटी ओनर की आएगी. तो ऐसे ही इस केस में होता है रेलैंड वर्सेस फ्लेचर. फैक्ट ऑफ द केस जानते हैं कि फ्लेचर जो था उसकी एक मिल थी, उसको रन करने के लिए उसे वाटर की जरूरत थी. तो वो रिजर्वॉयर कंस्ट्रक्ट, मतलब वाटर को रखने के लिए कंस्ट्रक्ट करवाना चाहता था, जिसके लिए उसने एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया. तो कंस्ट्रक्शन के टाइम वो देखता है यहाँ पे एक माइन शाफ्ट रहती है, जिसके वजह से हो सकता है कि फ्यूचर में पानी डाल के वजह से ये पानी एस्केप करके कहीं और जा सकता है. इस बात की इस जो कॉन्ट्रैक्टर है सी, उसे नॉलेज हो जाती है, लेकिन नेग्लिजेंटली वो क्या करता है, इस चीज को इग्नोर करता है और रिजर्वॉयर का कंस्ट्रक्ट करता है. कंस्ट्रक्ट करने के बाद क्या होता है कि वो पानी जो है बाद में जाकर के रेलैंड के जमीन पे, एरिया पे चला जाता है. तो इसके वजह से इसका रिलैंड का बहुत ज्यादा लॉस होता है. तो वो केस फाइल करता है फ्लेचर के ऊपर. तो इसमें इशू क्या रेज होता है कि फ्लेचर जो है वो लायबल होगा कि नहीं, क्योंकि नेग्लिजेंट एक्ट उसका तो नहीं था, गलती जो थी वो इस कॉन्ट्रैक्टर की थी. तो यही चीज इशू होता है, इशू रेस्ड है इसमें. अब जो है जजमेंट इस पे क्या आता है, द केस एस्टैब्लिश द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी. इस केस से स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का प्रिंसिपल हुआ कि कोई भी इंसान जब वो नॉन नेचुरल यूज करता है अपनी जमीन का, मतलब कि वो इंसान लायबल होगा. डैमेज अगर किसी भी तरह का होता है उसकी एक्टिविटी से, तो वो इंसान लायबल होगा. इवन इफ दे वेयर नॉट नेग्लिजेंट, तब भी वो लायबल होगा. यही चीज इसमें कही गई कि और कभी भी कोई भी डेंजरस एक्टिविटी कोई इंसान अपनी प्रॉपर्टी पे करे तो बहुत केयरफुल्ली कॉन्सिडरेशन के साथ करना चाहिए रिस्क का. यही चीज कहा गया. देन हमारा नेक्स्ट केस है यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1984 में. क्या होता है कि भोपाल में एक यूनियन कार्बाइड कंपनी पेस्टिसाइड प्लांट रहता है, उससे गैस लीक होती है. कौन सी गैस लीक होती है? मिथाइल आइसोसाइनाइड लीक होती है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डिजास्टर होता है. तो उसे हिरोशिमा ऑफ केमिकल इंडस्ट्री के भी नाम से जाना जाता है. तो हिरोशिमा और नागासाकी जापान की दो एरिया था जहाँ पे ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड अमेरिका ने एटम बॉम्ब गिराया था. तो इसमें क्या होता है, इंडियन गवर्नमेंट, मतलब कि कोर्ट ऑफ इंडिया जो है, एक कंपनी, मतलब कि यूनियन कार्बाइड के ऊपर लगा दिया $470 मिलियन का, क्योंकि बहुत ज्यादा इसकी वजह से डिजास्टर हुआ था. 994 लोगों की मौत हुई थी और थाउजेंड्स और लैक्स ऑफ लोग इसमें इंजर्ड हुए थे. तो इसकी वजह से प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी इसी से आया. सो यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया से एब्सोल्यूट लायबिलिटी का प्रिंसिपल आया. लायबिलिटी का इसमें क्या होता है कि वेदर की कंपनी या जो प्लेंटिफ है, नॉट प्लेंटिफ, डिफेंडेंट ने भले ही प्रॉपर प्रिकॉशन लिया हो,
तब भी, या बहुत अच्छे से सेफ्टी का ख्याल रखा हो वर्कर्स की, तब भी अगर कोई भी एक्टिविटी होती है, मतलब डैमेज होता है, तो वही लायबल होगा, इसमें एस्केप के चांसेस नहीं होते हैं। हमने ये देखा था ना, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी रिलैंड वर्सेस फ्लेचर के केस में से आया है, रिलैंड वर्सेस फ्लेचर के केस से हमारा आया है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का प्रिंसिपल, और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का प्रिंसिपल आया है यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोनों को ऐसे मैं लिख रही हूँ। यही होता है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में, कहीं ना कहीं चांस ऑफ एस्केप, मतलब कि बचने के चांसेस रहते हैं, लेकिन एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में कोई चांसेस नहीं होते। एक बार अगर केस हो गया, कोई गलती हो गई, तो कॉम्पनसेशन देना या जो भी मतलब फाइन देना होगा या जो भी होगा, वो एकदम लाइबिलिटी आएगी, बचने के कोई चांसेस नहीं होते हैं। यही है। देन एशबी वर्सेस वाइट का केस लॉ ऑफ टॉर्ट का ही 1703 का केस है, जिसमें कि इंजुरिया साइने डैमनम का प्रिंसिपल इस्टेब्लिश हुआ था इसी केस से, जिसमें कि इंजरी विदाउट डैमेज की बात की गई। इंजरी विदाउट डैमेज, इंजुरिया साइन डैमनम। बैकग्राउंड ऑफ द केस जानते हैं कि एशबी जो इंसान था वो जाता है वोट देने, उसको वाइट जो है वो रोक लेता है वोट देने से, तो एशबी जाके केस फाइल करता है। तो कोर्ट में ये बात होती है कि हाँ, इसकी जो है किसी भी तरह का लॉस तो हुआ नहीं, लेकिन इसकी जो है फंडामेंटल राइट टू वोट का वायलेशन हुआ, लीगल राइट का वायलेशन हुआ, लीगल राइट टू वोट, राइट टू वोट का वायलेशन हुआ, तो इसलिए लायबल होगा वाइट। यही चीज इसमें कही गई थी। देन हमारा नेक्स्ट केस है ग्लूकोस्टर ग्रामर स्कूल केस। इसमें डैमनम साइन इंजुरिया की बात की गई है, मतलब कि डैमेजेस हो रहा है लेकिन किसी भी तरह की इंजरी नहीं हो रही है, मतलब कि पेक्यूनरी लॉस हो रहा है लेकिन लीगल इंजरी नहीं हो रही है, मतलब कि मॉनेटरी लॉस हो रहा है, पैसे का लॉस हो रहा है, लेकिन लीगल इंजरी किसी भी तरह से नहीं हो रही है। इस केस में लीगल इंजरी नहीं हो रही है, मॉनेटरी लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे कोर्ट जो है वो कॉम्पनसेशन देने की बात करेगी ही नहीं, तो इस केस में कॉम्पनसेशन नहीं दिया जाएगा। ये ग्लूकोस्टर ग्रामर स्कूल की बात है। अब बैकग्राउंड ऑफ द केस जानते हैं, फैक्ट ऑफ द केस, कि ग्लूकोस्टर ग्रामर एक स्कूल रहता है, अच्छा सा स्कूल रहता, अच्छा खासा चल रहा होता, उसी में एक टीचर रहता है, वो उसी के कंपटीशन में दूसरा स्कूल यहाँ पे सामने में ओपन करता है। तो जितने भी बच्चे थे वो ज्यादातर बच्चे शिफ्ट हो जाते हैं इस स्कूल में, तो इसकी वजह से ग्लूकोस्टर ग्रामर स्कूल को बहुत ज्यादा मॉनेटरी लॉस होता है, तो वो केस फाइल करता है। तो कोर्ट का यही डिसीजन आता है कि लॉस तो हो रहा है लेकिन किसी फेयर कंपटीशन है, यहाँ पे किसी भी तरह का लीगल राइट का वायलेशन नहीं हो रहा। यही चीज होता है। डैमनम साइन इंजूरिया का प्रिंसिपल आया ग्लूकोस्टर ग्रामर स्कूल केस से, और एशबी वर्सेस वाइट से इंजूरिया साइन डैमनम का प्रिंसिपल आया। देन हमारा नेक्स्ट केस है डोंगू वर्सेस स्टीवेंसन केस। डोंग उसमें क्या होता है, इसको जिंजर बियर केस के भी नाम से हम लोग जानते हैं। इसमें क्या होता है कि एक लेडी रहती है, वो जिंजर बियर का इंटेक करती है, कंज्यूम करती है, लेकिन लास्ट में वो देखती है कि इस बॉटल के अंदर एक स्नेल की डेड बॉडी है, मतलब बॉटल ओपैक रहती, मतलब ट्रांसपेरेंट सी नहीं रहती, तो उसे दिखता नहीं। लास्ट में वो देखती है और इसकी वजह से बाद में कंज्यूम करने के बाद से उसकी तबीयत खराब हो जाती है और उसको हेल्थ इश्यू आ जाता है, उसको एक डिजीज हो जाती है गैस्ट्रो इंटरेटिस नाम की। इसमें क्या होता है कि प्रिंसिपल आता है, इस्टेब्लिश किया जाता है नेबर प्रिंसिपल। मतलब ये हुआ कि एवरीवन हैज अ ड्यूटी टू टेक रीजनेबल केयर टू अवॉइड द एक्ट और ओमिशन काउज हार्म टू द नेबर। यहाँ पे कंपनी की बात की जा रही है। मैन्युफैक्चर लाइबिलिटी क्या है कि कॉन्सेप्ट ऑफ नेग्लिजेंस इंक्लूड द मैन्युफैक्चर जो होगा वो भी लायबल होगा अगर किसी भी तरह का डिफेक्ट होता है उसके प्रोडक्ट के वजह से, या काउज होता है उसके कंज्यूमर को, तो जो मैन्युफैक्चर है वो लायबल होगा। ये प्रिंसिपल इस्टेब्लिश हुआ था इस केस से।
उसके बाद से यही चीजें कि कंज्यूमर के प्रोटेक्शन की बात की जाए, सबसे इंपॉर्टेंट नेग्लिजेंट वाज एस्टैब्लिश इन द केस, कि ये डिसाइड किया गया कि प्लेंटिफ जो कि सफर होगा किसी भी लॉस या इंजरी से ड्यू टू द नेग्लिजेंट ऑफ रिस्पोंडेंट की वजह से, मतलब जो मैन्युफैक्चर है उसके नेग्लिजेंट के वजह से, जो कि क्योंकि उसका जो मैन्युफैक्चर है उसका भी ड्यूटी ऑफ केयर था, तो इसके लिए वो लायबल होगा, मतलब मैन्युफैक्चर लायबल होगा, यही चीज इसमें कही गई। उसके बाद हमारा नेक्स्ट केस है बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर। ये केस जो है वो डोमेस्टिक एग्रीमेंट की बात करता है। बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर मतलब क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो होगा, मतलब स्पाउस, हस्बैंड और वाइफ के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसको एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट कंसिडर नहीं किया जाता है, कि पर्सनल फैमिली रिलेशनशिप जो है तो उसको नहीं कंसिडर किया जाएगा। इसमें क्या होता है, फैक्ट ऑफ द केस जानते हैं। मिस्टर बैल्फोर और मिसेस बैल्फोर थे, ये दोनों इंग्लैंड में थे। तो उसके बाद क्या होता है, मिसेस बैल्फोर की तबीयत खराब हो जाती है और मिस्टर बैल्फोर को कहीं जाना रहता है, तो वो चले जाते हैं अनदर कंट्री। इस टाइम पे क्या होता है, मिस्टर बैल्फोर प्रॉमिस करते हैं कि वो इंग्लैंड में ही रहें और अपने हेल्थ का ख्याल रखें, और इस टाइम पे वो जो है $30 जो है वो एज अ मेंटेनेंस अपनी वाइफ को, मतलब मिसेस बैल्फोर को वो भेजता रहेगा। लेकिन बाद में इन लोगों के बीच में कुछ डिस्प्यूट होता है और ये जो है $30 देना बंद करता है, तो फिर मिसेस बैल्फोर जो है वो केस फाइल करती हैं। तो कोर्ट इसमें ये कहता है कि ये जो है वो एक डोमेस्टिक एग्रीमेंट है, मतलब कि पर्सनल फैमिली रिलेशनशिप जो है, जैसे कि प्रोवाइड करना मेंटेनेंस कोड या अदर रिलेटेड जो है इन सब चीज को एज अ कॉन्ट्रैक्ट कैटेगराइज नहीं किया जाएगा। यही चीज कहा गया, द केस डील विद द एग्रीमेंट मेड बिटवीन स्पाउस, मतलब हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो एग्रीमेंट होगा डोमेस्टिक कॉन्टेक्स्ट का, जो कि बेस्ड ऑन लव, ट्रस्ट, इन सब चीजों पे होगा, तो रादर देन फॉर्मल लीगल ऑब्लिगेशन, तो इसको जो है वो एज अ जनरल इन्फोर्सेबल माना ही नहीं जाएगा, कंसिडर्ड, यही चीज कहा गया इन्फोर्सिबिलिटी को। और ये जो है नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल इंटेंशन के साथ बना है, यही है। तो इसमें हस्बैंड और वाइफ के बीच में कोई भी एग्रीमेंट होगा उसको नहीं माना जाएगा, जो कि बेस्ड लव और ट्रस्ट के ऊपर होगा, एज अ कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, यही चीज इसमें कही गई। देन हमारा नेक्स्ट है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। इस केस में इंपॉर्टेंस और नॉलेज और ये सारी की बात की गई, कॉन्सिडरेशन बनाने की कॉन्ट्रैक्ट में। बैकग्राउंड ऑफ द केस जानते हैं कि लालमन शुक्ला जो एक था वो एम्प्लॉय था, नौकर था, और गौरी दत्त का नेफ्यू खो जाता है। तो गौरी दत्त अनाउंस करते हैं कि अगर उसके नेफ्यू को जो भी कोई ढूंढ के ला के देगा तो वो उसे अवार्ड देंगी। रिवॉर्ड की बात यहाँ पे की गई कि जो कोई ढूंढ के ला के देगा, लेकिन लालमन शुक्ला जो थे वो पहले ही जा चुके थे घर से उस बच्चे को ढूंढ के लाने के लिए, और इस बीच में ही उसने, गौरी दत्त ने अनाउंस किया कि जो भी ला के देगा उसे वो रिवॉर्ड देंगी। तो इस टाइम पे क्या होता है कि लालमन शुक्ला तो ले आते हैं, लेकिन उनको ये चीज तो पता नहीं था कि ऐसा कोई मतलब कि अगर अनाउंसमेंट उसने की है, तो कंसिडरेशन तो उन्होंने दिया ही नहीं कि, तो इसमें उन्हें रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, यही चीज कही गई। फाइंडिंग ऑफ अ लॉस्ट पर्सन, द केस इन्वॉल्व द सर्वेंट हु वाज प्रॉमिस्ड अ रिवॉर्ड फॉर द फाइंडिंग द लॉस्ट चाइल्ड बट द रिवॉर्ड वाज विथड्रॉन बिफोर द चाइल्ड वाज फाउंड, यही चीज है। एक्सेप्टेंस और परफॉर्मेंस की, यहाँ पे किसी भी तरह का एक्सेप्टेंस बाय द लालमन शुक्ला हुआ ही नहीं था। कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो एक इम्पोर्टेंस क्राइटेरिया होता है ना, इम्पोर्टेंस एक्सेप्टेंस, वो यहाँ पे था ही नहीं। और ये एक बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं था, यूनिलैटरल था, मतलब कि गौरी दत्त ने बस अनाउंसमेंट किया। एक्सेप्टेंस जो है लालमन शुक्ला के साइड से वो तो हुआ ही नहीं, तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं। यही चीज लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त में कही गई थी। इसमें इंपॉर्टेंस एंड नॉलेज ऑफ एक्सेप्टेंस की बात की गई है। देन हमारा नेक्स्ट केस है मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदर दास घोष केस। ये जो है इसमें कॉन्ट्रैक्ट विथ अ माइनर की बात की गई है। डिसीजन आया कि कॉन्ट्रैक्ट विथ अ माइनर जो होगा वॉइड ऑफ इनिशियो होगा, मतलब कि वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग होगा। बिगिनिंग की बात की गई, ऐसा इसलिए कहा गया कि लायक माइनर जो होता है वो कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट के लिए होता ही नहीं है, लैक होती है। और ये इसलिए ऐसा इम्पैक्ट क्या किया कि माइनर को एक्सप्लॉयटेशन से बचाया जा सके। तो समझते हैं जो कि धर्मोदर दास घोष जो कि एक माइनर था, वो जो है
वो ब्रह्मोदत्त से कुछ पैसे उधार लेता है एज अ प्लेज। और कैसे लेता है, वो अपनी एज को मिस रिप्रेजेंट करता है कि वो एबव 18 है, मतलब कि मेजर है, माइनर नहीं है, और वो इस बेसिस पे वो पैसे उधार लेता है। तो बाद में यही चीज कोर्ट इसमें इस्टेब्लिश करता है कि वो माइनर था। तो केस में यही चीज इस्टेब्लिश हुई कि जो कि माइनर के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा तो वो वॉइड अब इनिशियो रहेगा, भले ही उसने एज छुपाई हो, कुछ भी किया हो, लेकिन वो माइनर है तो उसके ऊपर कोई भी लायबिलिटी नहीं आएगी। यही चीज इस केस में कही थी। तो आज हमने कवर किया मोहरी बीवी, मतलब सारे कॉन्ट्रैक्ट के केसेस और लॉ ऑफ टॉर्ट के केसेस, मोहरी बीवी, धर्मोदर दास, लालमल शुक्ला, इन सारे केसेस को। और वन मोर थिंग कि आप लोग अगर हम लोगों से ऐड होना चाहते हैं, मतलब कि हमारी टीम एमएलएस टॉपर्स फैक्ट्री के साथ ज्वाइन होना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम लिंक से आप ज्वाइन हो सकते हैं।